हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होने के लिए जिन गैमेट्स की ज़रूरत होती है, मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल, ये बनते कैसे हैं। तो ये हम गैमेट फॉर्मेशन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेल गैमेट की फॉर्मेशन से। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आएंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि पहले गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तैयार होगा। मेल गैमेट यानी कि स्टेमन प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रैंड्स को, और फीमेल गैमेट यानी कि कार्पल में बनेंगे ओव्यूल्स। पहले उन गैमेट्स का बनना जरूरी है, बाद में वो गैमेट्स ट्रांसफर होंगे। बाद में मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा पॉलिनेशन प्रोसेस से, जहां पर पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे और उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे मेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट फॉर्मेशन होगी कहां पर बच्चों? स्टैमन के अंदर। स्टैमन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर है आपके स्टैमन का ग्लोबुलर सा पार्ट, और फिलामेंट आ गया इसके नीचे वाली साइड को। फिलामेंट मतलब स्टॉक काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट सी। अगर मैं इस नीचे वाली आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये आ गया आपके पास एंथर, ये ऊपर वाला ग्लोबुलर सा पार्ट आ गया आपके पास एंथर, जबकि ये नीचे के लिए जो स्टॉक है ये आ गई इसकी फिलामेंट। ठीक है, यहीं पे तो तैयार होगा हमारा मेल गैमेट। एंथर के बारे में बात करूं तो एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड यानी कि एक तरफ से ऐसे, दूसरी तरफ से ऐसे, एक तरफ से भी थोड़ा ग्लोबुलर सा और दूसरी तरफ से भी थोड़ा ग्लोबुलर सा। ठीक है, फिर आप आगे देखेंगे कि बाइलोब स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट की टिप के ऊपर, जिसको कहा जाता है एंथर। क्योंकि यहां पर दो लोब्स हैं तो दोनों ही लोब्स के अंदर दो दो पोलन सैक्स होते हैं। देखिए, अगर आपको एंथर का स्ट्रक्चर समझना है ना, तो आप कैप्सिकम का स्ट्रक्चर समझे। कैप्सिकम को जब आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसके सेंटर में एक तरफ ऐसे दो लोब्स बने होते हैं और दूसरी तरफ से कुछ ऐसे लोब्स होते हैं। बस मान लीजिए कि आपका एंथर भी बिल्कुल कैप्सिकम को ही रिजेंबल करता है। एक तरफ से ये वाला लोब आ गया तो दूसरी तरफ से ये वाला लोब आ गया। ठीक है, और दोनों लोब्स के अंदर यहां पर भी एक डिवीजन है, यहां पर भी एक डिवीजन है, इसी को कहा जाता है पोलन सैक्स। यहीं पे तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे स्टूडेंट्स, ये इसी वाली स्पेस के अंदर, इसी पोलन सैक में तो बाद में पोलन ग्रेन्स स्टोर होंगे। ठीक है, अब फिर से वही पॉइंट लिखा हुआ है कि एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, लेकिन वो डाइथीकस है। डाइथीकस का मतलब, थीका मतलब कि कवरिंग, उसके बाहर से कवरिंग है। हर एक एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। सेम वैसे जैसे कैप्सिकम के अंदर आपको ये 4 वाल्व से देखने को मिल रहे हैं ना, वैसे ही एंथर के अंदर भी आपको ऐसी 4 स्पेसेस देखने को मिलेंगी, जिसको कहा जाता है स्पोरेंजिया। अगर इस स्पोरेंजिया का हम अगर ट्रांसफर सेक्शन देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एंथर का ये स्पोरेंजिया, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जा रहा है, इसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन मतलब ये जो कटा हुआ सेक्शन है, अगर हम इसको स्ट्रेट देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि इस यंग एंथर की बाहर से 4 लेयर्स होती हैं। और ये 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं? सबसे बाहर वाली लेयर का नाम देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर यहां पर है, बस यहां पर थोड़ा मैंने मैग्नीफाइड व्यू दिखाया है। इन स्ट्रक्चर्स के बाहर से जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, इसे कहा जाता है एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस के अंदर वाली कवरिंग कहलाती है बच्चों एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम के भी अंदर जो ये आपको थर्ड लेयर देखने को मिल रही है ना, यहाँ पे ये थर्ड लेयर जो आपको देखने को मिल रही है ब्लैक कलर की, इसको कहा जाता है मिडल लेयर। एक आ गया एपिडर्मिस, एक आ गया एंडोथीशियम, एक आ गई मिडल लेयर। इसके अलावा भी एक और लेयर, ये देखो माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो मैं माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रही हूं ना, माइक्रोस्पोरेंजिया टिश्यू बेसिकली ये वाले हैं। इनके बाहर से जो कवरिंग प्रेजेंट होती है उस कवरिंग को कहा जाता है टैपिटम। जो हमने आउटर मोस्ट 3 लेयरिंग्स पढ़ी ना, एक एपिडर्मिस, एक एंडोथीशियम और एक मिडल लेयर, ये तीनों की तीनों आपके इस स्पोरेंजिया को, आपके स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोटेक्शन दे रही हैं। लेकिन ये जो टैपिटम वाली लेयर है ना, वो आपके न्यूक्लियस को, वो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि आपके स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। बाहर वाली 3 लेयर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, अंदर वाली नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी टैपिटम। ठीक है, अब ये सारी माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में कनेक्ट हैं इस कनेक्टिव टिश्यू से। सारी के सारी माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में कनेक्टेड है कनेक्टिव टिश्यू से। देखिए इस वाली डायग्राम में भी आप ये देख सकते हैं कि यहां पर ये जो पार्ट नहीं है, ये सेंटर में जहां पर ये सब कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, इसी को कहा जाता है कनेक्टिव। इसके अलावा हम देखें तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं डायग्राम में, स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब इस स्पोरोजिनस सेल से या इस स्पोरोजिनस टिश्यू से ही तो पोलन ग्रेन बनेगा। अब देखते हैं कि पोलन ग्रेन कैसे बनेगा। स्पोरोजिनस टिश्यू को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये काफी सारे होते हैं नंबर में। अब इन सारी सेल्स में कुछ डिफरेंशिएशन होगी। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि ये जो पुराने सेल्स थे ये मैच्योर होंगे। जो हमने ऊपर सेल्स देखे ना, वो 4 का ग्रुप जो हमने देखा इस तरह से 1 2 3 4, वो सेल्स मैच्योर होंगे और मैच्योर होने के बाद वो सेल्स बनेंगे मियोसाइट्स। क्या बनेंगे? मियोसाइट्स। अब मियोसाइट से उन सेल्स को बनना है माइक्रोस्पोर। देखिए अल्टीमेटली हमें बनाना है मेल गैमेटोफाइट, दैट इज पोलन ग्रेन। तो डायरेक्टली तो पोलन ग्रेन नहीं बनेगा। पोलन ग्रेन तक पहुंचने का सफर माइक्रोस्पोर मदर सेल से यानी कि स्पोरोजिनस सेल से शुरू होता है, जहां पर ये सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब मैच्योर होंगे, और मैच्योर होके क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? मियोसाइट्स। मियोसाइट्स में अगर आप देखो तो मियोसाइट्स वाले जो सेल होते हैं उनमें मियोसिस होगी, डिवीजन होगी। अब मियोसिस तो होगी बच्चों, लेकिन मियोसिस कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस सेल की ऐसी डिवीजन है जहां पर सेल जो होता है उसके क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, वो हैप्लाइड हो जाता है। क्रोमोसोम का नंबर जब हाफ हो जाएगा तो वहां पर कौन सी वाली डिवीजन आएगी? मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसाइट्स बने और मियोसाइट्स में होगी मियोसिस और वो बन जाएंगे माइक्रोस्पोर्स। ये ही माइक्रोस्पोर्स तो बाद में डेवलप होके बन जाएंगे पोलन ग्रेन स्टूडेंट्स। मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पहले मियोसाइट डेवलप होगा और मियोसाइट से आ जाएगा फिर आपके पास माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बनेगा भाई आपके पास क्या? पोलन ग्रेन। लेकिन पोलन ग्रेन की असल में शुरुआत कहां से हुई थी? जब हमारे पास था स्पोरोजिनस सेल या जिसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन जो हमारे पास मेल गैमेटोफाइट बन चुका है, अब ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो चलते हैं पोलन ग्रेन्स की तरफ। पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करूं तो पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स ही तो है वो मेल गैमेटोफाइट, मेल सेक्स सेल तैयार हो चुका है। अब बारी है किसकी? फीमेल सेक्स सेल के तैयार होने की, और बाद में मेल गैमेट भी बन गया, मेल गैमेटोफाइट भी बन गया, फीमेल वाला गैमेटोफाइट भी बन जाएगा। फिर दोनों आपस में फ्यूज होंगे और हमारे पास एक नया सेल तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप दोनों डायग्राम से देख सकते हैं इसको। यहां पर सबसे पहले ये पोलन ग्रेन्स होते क्या है? फ्लावर्स को टच करने के बाद, उसका जो मिडल वाला पोर्शन होता है उसको टच करने के बाद आपके हाथों में जो वो डस्ट टाइप वाला, येलो कलर का डस्ट वाला चीज लगता है ना बच्चों, उसी को कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। वो ही छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स जिनका रेडियस 25 से 50 माइक्रोन मीटर तक का होगा, उतने छोटे होते हैं पोलन ग्रेन्स। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स की अगर मैं बात करूं ना स्टूडेंट्स, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं उनकी कवरिंग में 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। पोलन ग्रेन्स को कवर करके रखती है 2 लेयर्स, एक का नाम है एक्साइन, एक का नाम है इंटाइन। एक्साइन नाम से ही पता लग रहा है कि पोलन ग्रेन्स की बाहर वाली लेयर, पोलन ग्रेन्स की बाहर वाली लेयर स्टूडेंट्स, ये जो डार्क कलर की आपको लेयर देखने को मिल रही है इसे कहा जाता है एक्साइन। एक्साइन आउटर लेयर है, आउटर भी है और साथ में बहुत हार्ड लेयर भी होती है। ये कोई ऐसा केमिकल नहीं बना जो इस एक्साइन को तोड़ सके, कोई ऐसा एंजाइम है ही नहीं जो इसको डिग्रेड कर सके। इसी एक्साइन की वजह से तो पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जा सकता है स्टूडेंट्स। मतलब ये खुद के एक्साइन खुद के अंदर किसी भी चीज को आने नहीं देगा। अच्छा, अगर आप इस आउटरमोस्ट लेयर को ध्यान से देखो तो आउटरमोस्ट लेयर में हर जगह पे एक्साइन नहीं है, कुछ जगह पे ये एक्साइन एब्सेंट होती है, कुछ जगह पे जहां पर ये एक्साइन एब्सेंट है, जैसे कि ये वाली जगह, यहां पर एक्साइन एब्सेंट है स्टूडेंट्स, यहां पर पोर काइंड ऑफ एक सुराख सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहा जाता है जर्म पोर्स। देखो, है तो ये पोलन ग्रेन ही, और पोलन ग्रेन का काम ये है कि इसे पहुंचना है फीमेल गैमेटोफाइट के पास। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट के पास कैसे जाएगा ये, उसके साथ फ्यूज कैसे होगा, क्योंकि बाहर से तो एक्साइन प्रेजेंट है। हाँ, बस एक ही जगह, दैट इज जर्म पोर वाली जगह से पोलन ग्रेन अपनी ट्यूब बाहर बनाएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर के लिए तैयार करेगा और बाद में फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्साइन पूरा का पूरा रेजिस्टेंट तैयार करता है पोलन ग्रेन में, ताकि कोई भी चीज उसके अंदर ना आ सके। लेकिन जर्म पोर एक छोटा सा अपर्चर होता है जो क्या करता है, पोलन ट्यूब की बनाने में मदद करता है, और इसी से जर्म पोर से ही बाहर आती है पोलन ट्यूब। ये सब कहां पर प्रेजेंट है? बाहर वाले स्ट्रक्चर में, आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर में। इसके अलावा अगर हम इंटाइन के बारे में देखें, एक्साइन तो आउटर स्ट्रक्चर था पोलन ग्रेन का, अब इंटाइन जो होता है वो पोलन ग्रेन का अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है। अब ये थिन लेयर है, ये काफी पतली लेयर होती है स्टूडेंट्स, जो बनी होती है सेलुलोज की और पैक्टिन की। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पोलन ग्रेन की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी लेयर है, तो आप कहेंगे एक्साइन। आपको अगर कहा जाए कि पोलन ट्यूब कहां से बनती है, तो आप बताएंगे जर्म पोर से, जहां पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होता। और एग्जैक्टली पोलन ग्रेन के बाहर से जो पतली सी थिन सी सेलुलोज वाली लेयर जो प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहा जाता है? इंटाइन।
अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया या जिसको हम बोल रहे थे स्पोरोजीनस सेल्स डेवलप हुए, मायोसाइट्स बनाया। स्पोरोजीनस सेल्स डेवलप हुए तो बनाया मायोसाइट्स में मियोसिस हुआ, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हुआ स्टूडेंट्स, तो बनाया माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर्स से बनेंगे पोलन ग्रेन्स। अभी तक तो मैंने आपको बस इतना बताया कि माइक्रोस्पोर से बनेगा पोलन ग्रेन, लेकिन ये पोलन ग्रेन बनेगा कैसे, डेवलप कैसे होगा, उस पर थोड़ी नजर डाल देते हैं। यहां पर देखिए, जो ये स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है, सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर ये वाला, ये स्ट्रक्चर कहलाता है भाई माइक्रोस्पोर। ये क्या है? माइक्रोस्पोर। ये देखिए माइक्रोस्पोर जो है थोड़ी देर के बाद एक्सपैंड होगा और कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये एक्सपैंड बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो वैक्यूल होता है ना, वैक्यूल पानी की जो स्पेसेस होती हैं बच्चों, वैक्यूल जहां पे पानी स्टोर्ड रहता है वो बड़ा होने लगता है। वैक्यूल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके माइक्रोस्पोर का साइज भी बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और माइक्रोस्पोर का इंक्रीज होना वैक्यूल को ज्यादा जगह देता है, जबकि न्यूक्लियस को वो कम जगह देता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे आके रह जाता है। ये देखिए यहां पे न्यूक्लियस साइड पे आ गया, जबकि वैक्यूल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब न्यूक्लियस जैसे ही साइड पे पहुंचता है तो ये डिवाइड होना स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। यस, लेकिन जो न्यूक्लियस यहां पर डिवाइड होगा उसके अंदर की डिवीजन होती है माइटोसिस। कौन सी डिवीजन है? माइटोसिस। यहां पर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ नहीं होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर ऑलरेडी हाफ हो चुका है। कहां पर? जब मियोसाइट से माइक्रोस्पोर्स बने थे। माइक्रोस्पोर्स ऑलरेडी हैप्लॉइड है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी इसके अंदर ऑलरेडी क्रोमोसोम्स का नंबर आधा है। आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जब एक बेबी पैदा होता है तो बेबी के अंदर फादर के भी आधे क्रोमोसोम्स आते हैं, मदर के भी आधे क्रोमोसोम्स आते हैं, है ना। तो पेरेंट सेल्स के क्रोमोसोम्स का आधा ही होना जरूरी है किसी भी रिप्रोडक्शन में, किसी भी फर्टिलाइजेशन में। और मेल गैमेटोफाइट ऑलरेडी हैप्लाइड हो चुका है। कब? जब मियोसाइट से टूट के बना था माइक्रोस्पोर। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि माइक्रोस्पोर जो है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होने के बाद न्यूक्लियस साइड पे आ जाएगा और वैक्यूल जो है वो ज्यादा जगह ले लेगा। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियस में खुद में कुछ डिवीजन होगी, और कौन सी वाली? माइटोसिस वाली डिवीजन। माइटोसिस वाली डिवीजन होने के बाद आपके पास दो सेल्स बनेंगे। एक सेल कहलाएगा बच्चों जनरेटिव सेल, एक सेल को कहा जाएगा जनरेटिव सेल, जबकि दूसरा जो बड़ा वाला सेल होगा उसको कहा जाएगा वेजिटेटिव सेल। तो ये देखो, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ऊपर वाला सेल कौन सा वाला है? बड़ा है, इसीलिए वेजिटेटिव। नीचे वाला छोटा है, इसीलिए जनरेटिव सेल। तो यहां पर हमारे पास पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज तक पहुंच चुका है। 2 सेल स्टेज का मतलब कि 2 न्यूक्लियस भी बन चुके हैं, यहां पर भी बन चुका है, यहां पर भी बन चुका है, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक बाउंड्री भी आ गई है, तो हुई ना 2 सेल स्टेज। कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल होता है ना, छोटा वाला सेल, ये फर्दर डिवाइड करता है, ये फर्दर डिवीजन करता है, और फर्दर डिवाइड होने के बाद कितने सेल्स बन जाएंगे? पहले थे यहां पर 2 सेल्स, और जब आपका ये कौन सा वाला सेल है? जनरेटिव सेल फिर से जब डिवाइड करेगा स्टूडेंट, तो फिर यहां पर 2 और सेल बन जाएंगे। एक आ गया वेजिटेटिव वाला और 2 आगे जनरेटिव वाले। तो कुछ केसेस में 3 सेल स्टेज भी बन जाता है।
और यहीं पे पोलन ग्रेन डिटैच होने लगता है, पोलन ग्रेन शेड होने लगता है और पोलन ट्यूब बनने लगता है, जिससे पोलन ग्रेन जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच पाता है स्टूडेंट्स। और यहीं पे मैंने एक एडिशनल पॉइंट ऐड ऑन किया हुआ है कि हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और वो भी कहाँ, लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर काफ़ी कम होना चाहिए स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया इस वीडियो में वो था कि कैसे पोलन ग्रेन्स बने, कैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ, स्टेमन में एंथर क्या था, एंथर का क्या रोल था, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या थे, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया मियोसाइट्स कैसे बने, कैसे क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हुआ, कैसे पोलन ग्रेन्स बने, कब एक्सपैंड हुए, कहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुआ, किसका मियोटिक डिवीजन हुआ, इस सब के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है कार्पल को। किसे कहा जाता है? कार्पल को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो वॉल होता है उसे क्या कहा जाता है? गाइनोशियम। मैंने बताया आपको ये लेक्चर नंबर 1 में, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, मेल के वॉल को कहा जाता है एंड्रोशियम, जबकि फीमेल के वॉल को कहा जाता है स्टूडेंट्स गाइनोशियम। ठीक है, और गाइनोशियम के अंदर होता क्या है? पिस्टल होता है, या जिसे हम क्या कह रहे हैं? कार्पल। और उसके अंदर बाद में बनेगा ओव्यूल, और ये ओव्यूल तैयार करेगा एग सेल को। पोलन ग्रेन तो बन चुका है, अब एग सेल भी तैयार हो जाएगा, तो पोलन ग्रेन आके एग सेल के साथ फ्यूज हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए, ताकि ये आगे रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, देखो एक फ्लावर के अंदर ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल भी हो सकता है, या जिसे कहते हैं हम पिस्टल बच्चों, एक पिस्टल भी हो सकता है, या एक से ज्यादा पिस्टल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जब फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टल है तो उसे कहा जाएगा मोनोकार्पलरी स्टूडेंट्स। एक ही कार्पल है तो कहा जाएगा मोनोकार्पलरी, और अगर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं तो कहा जाएगा मल्टी कार्पलरी। देखो, अगर फ्लावर के अंदर एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सेंटर में मौजूद तो कहा जाएगा मोनोकार्पलरी, और एक से ज्यादा अगर हैं तो कहा जाएगा मल्टी कार्पलरी। कौन से फूल में आपको एक ही कार्पल देखने को मिलेगा? मैंगो के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन मैंगो फ्रूट के बारे में बात नहीं हो रही। मैंगो जब बनना होता है ना, उसके फ्लावर के बारे में बात हो रही है। मैंगो का फ्लावर और एवोकाडो का फ्लावर दोनों ही मोनोकार्पलरी होते हैं, जबकि स्ट्रॉबेरी और टुलिप का जो कार्पल होता है ना बच्चों, ये दोनों ही, इन दोनों के अंदर स्ट्रॉबेरी का भी फ्लावर और टुलिप का भी फ्लावर जो होगा, उसका जो कार्पल होता है वो एक से ज्यादा होता है, मतलब कि मल्टी कार्पलरी। अच्छा, मल्टी कार्पलरी में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो कार्पल होता है ना, जिन फ्लावर्स के अंदर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है, या तो वो फ्लावर्स का कार्पल आपस में फ्यूज्ड होता है, बिल्कुल चिपका हुआ होता है, या तो फिर वो कार्पल आपस में दूर दूर तक जुड़ा हुआ नहीं होता। एक डायग्राम आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल रही है और एक डायग्राम आपको राइट में देखने को मिल रही है। लेफ्ट साइड वाली डायग्राम में आपको सारे के सारे कार्पल्स या सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्यूज्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सारे कैसे हैं? फ्यूज्ड।
जबकि राइट साइड वाले में ये सारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बच्चों, ये सारे फ्री हैं। जब सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जब सारे पिस्टल्स एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, उसे कहा जाता है एपोकार्पस। और जब कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसे कहा जाता है सिनकार्पस। सिन का मतलब ही होता है इकट्ठा, मतलब फ्यूज प्रेजेंट है। जब कार्पल फ्यूज हैं तो सिनकार्पस, जब वो अलग अलग हैं तो कहा जाएगा उन्हें एपोकार्पस। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंथर के बारे में, वैसे ही यहां पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज आपका कार्पल के ऊपर नजर डालेंगे। कार्पल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? कार्पल के होते हैं मेन 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं बच्चों? 3 पार्ट्स। ऊपर वाला पोर्शन, कार्पल का ऊपर वाला पोर्शन, टॉप मोस्ट पोर्शन कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद जो नीचे का कर्व्ड वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, इस पोर्शन को कहा जाता है स्टाइल। और नीचे जहां पर एक्चुअली एग बनेगा, जहां पर एक्चुअल में एग सेल बनने वाला है, उसे कहा जाता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों किसके पार्ट्स हैं? फीमेल गैमेट के। अब जो ओवरी होती है ना बच्चों, ओवरी के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को या उस कैविटी को, ओवरी के अंदर का स्पेस या कैविटी कहलाता है लोक्यूल। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। देखो, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। आपको पता है जब ओव्यूल जो होते हैं ना बच्चों, ये आगे ओवरी और ओवरी के अंदर आगे ओव्यूल्स। जब एक फ्रूट तैयार होता है ना, देखो फ्रूट क्यों तैयार होता है? ताकि बीज जो होगा वो अंदर प्रोटेक्ट हो सके। वो जो बीज बनता है ना, जो सीड बनता है ना, सीड, वो इसी ओवरी के अंदर वाला पार्ट ओव्यूल का बनता है। सीड्स बनते हैं ओव्यूल से, जबकि फ्रूट वाला पार्ट जो बनता है वो किससे बनता है? ओवरी से। अब एक प्लांट में एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। जैसे कि पैडी होगा या फिर गेहूं होगा बच्चों, इनके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल पाया जाता है। जबकि अगर आप देखो कि पपाया और वाटरमेलन के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे यहां पर एक सवाल पूछूं कि जो पोलन ग्रेन्स था वो किससे बने थे, तो आपका जवाब होना चाहिए माइक्रोस्पोरेंजिया स्टूडेंट्स। लेकिन अब हमारे पास आता है कि भाई ओव्यूल या ओवरी या जो आपके एग सेल्स होंगे वो किससे बनेंगे, तो वो बनेंगे मेगास्पोरेंजियम से स्टूडेंट्स। माइक्रोस्पोरेंजियम से बने क्या? वहां बने हमारे पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोरेंजियम से बनेगा हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ओव्यूल्स जितने भी होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर से। देखो, ओव्यूल्स तो है बीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इस बीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को किसी चीज से अटैच होके रहना पड़ेगा, और ओव्यूल जिसकी मदद से अटैच रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। ह्यूमंस में भी तो ऐसे ही होता है। एक जो बेबी होता है उसको अगर अटैच रहना है वोम में तो प्लेसेंटा की मदद से रहता है। ठीक है, और बाकी ओव्यूल्स अपनी सारी की सारी नरिशमेंट जो होता है वो एम्ब्रियो से लेता है, एम्ब्रियो सैक से। देखिए, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये आ गया, ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, और ओवरी का स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है एम्ब्रियो सैक, यानी कि ये पूरा अंदर वाला स्ट्रक्चर।
इस स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक के बाहर से प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर से प्रेजेंट है इंटेगुमेंट, और ये जो आपको नीचे थोड़ा ब्लैंक सा स्पेस देखने को मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा खाली सा एरिया, ये वाला एरिया जहां पर आपके पास इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, इस वाले एरिया को कहा जाता है माइक्रोपाइल। यहीं से तो पोलन ट्यूब अंदर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और यहां पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ओव्यूल को जोड़े रखने के लिए प्लेसेंटा से जोड़े रखने के लिए एक फ्यूनिकल सी या एक स्टार्क सी, एक डंडी सी काम में आती है। ठीक है, अगर ओवरी का हम आगे थोड़ा स्ट्रक्चर देखें और देखें कि ओवरी जो आपके पास फीमेल गैमिट है, कार्पल का भी नीचे वाला स्वोलन पोर्शन, ठीक है, वहां पर ओव्यूल्स कैसे बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बने हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से, जबकि एग सेल्स बनेंगे मेगास्पोर्स से। ठीक है, मेगास्पोर्स से बनेंगे एग सेल्स। अब देखिए, मेगास्पोर्स का नंबर अगर आप देखो तो वो डिप्लॉयड होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर अभी तो बराबर ही है, लेकिन ये मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि पेरेंट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे, जो गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स होने वाले हैं, उन्हें हैप्लॉइड होना पड़ेगा, उन्हें आधा होना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और आधा होने के लिए डिवीजन कौन सी होती है? मियोसिस डिवीजन होती है, जिससे क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। मतलब अगर ऊपर 2n है तो नीचे के क्रोमोसोम सिर्फ n आएंगे। फिर फर्दर क्या होगा, देखो यहां पर अगर डायग्राम में देखो तो पहले एक मेगास्पोर है, मेगास्पोर में पहले माइटोसिस वाली स्टेजेस आएंगी, आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में आके इसके अंदर मियोसिस होगी, जिससे इसके क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो माइटोसिस सेकंड लिखा हुआ है ना, यहीं पे मियोसिस हो रही है। अब फीमेल गैमेटोफाइट का क्रोमोसोम नंबर भी कितना है? n। फर्दर डिवाइड होते होते मेगास्पोर जो है वो बाद में 8 सेल बना देगा, 8 सेल्स, एक सेल से डिवीजन होता जाएगा, पहले 2 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। ठीक है, ये जो डिफरेंट सेल्स नहीं कहेंगे अभी, इसको कहा जाएगा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां तक अभी सिर्फ न्यूक्लियस ही है। न्यूक्लियस सेल तब बनाएगा जब न्यूक्लियस के बाहर से एक अलग बाउंड्री आ जाएगी। तो यहां पर आपको बस इतना याद रखना है, इस स्लाइड से हमारे काम की बस इतनी सी चीज है कि भाई हमारे पास मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक तैयार होगा। एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल सेल्स कितने हैं? 7। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? 8 और सेल्स कितने हैं? 7। क्योंकि एक जो पोलर न्यूक्लियस होता है ना, पोलर न्यूक्लियाई, वहां पर एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। बाकी सारे न्यूक्लियस जिनके पास अपनी कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी, उन सब के ऊपर अपनी अपनी कवरिंग आ जाएगी, वो सारे सेल्स अलग हो जाएंगे। जैसे 2 सिनर्जिड्स बन जाएंगे, 3 एंटीपोडल्स बन जाएंगे, 2 बन गए सिनर्जिड्स, 3 बन गए एंटीपोडल्स, हो गए 5 सेल्स, 1 बन गया एग सेल, हो गए 6 सेल, और 1 बन जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, हो गए 7 सेल्स। सबके पास एक एक न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई के पास 2 न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स। तो अभी हमारे पास एग सेल भी तैयार हो गया। एग सेल कहां से तैयार हुआ? मेगास्पोर से।
और पोलन ग्रेन कहाँ से तैयार हुआ स्टूडेंट्स? पोलन ग्रेन तैयार हुआ है माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन भी तैयार हो गया है। अब दोनों गैमेट्स तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट को सम अप कर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।